कि जिस वक्त मैं पैदा हुआ, घर वालों को लगा कि शायद ये मरा हुआ है। मेरे साथ में निमोनिया, डायरिया, मलेरिया ऐसी छोटी-छोटी बीमारियों से लेकर के मैं हमेशा बीमारियों में जूझता रह रहा था। 1, 2, 3 ये तो सारी हड्डियाँ स्टेयर्स की तरह दिख रही है। तू अगर इधर वर्कआउट कर रहा है, ऐसे किया तो टूट जाएँगे। मुझसे वो 5 पाउंड के डंबल भी उठाए नहीं जा रहे और उन लोगों को लग रहा था कि वो है तो मैं हूँ। जस्ट बिकॉज़ ऑफ देम मैं कर पा रहा हूँ ये। Welcome to Unsung Beast's first podcast of the Tell Us Your Story campaign. Through our channel, we are trying to promote sports, fitness, nutrition, and a healthy lifestyle. Tell Us Your Story campaign का aim है undiscovered और unique talent को दुनिया के सामने लाना और इनसे जानना कि what kept them motivated throughout their journey. आज हम ऐसी ही एक unsung beast मिस्टर मुदस्सिर पटेल को आपके सामने ला रहे हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखी है। तो सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। So over to you मुदस्सिर, आपसे आपका पहला सवाल। मुदस्सिर पटेल कौन है? बेसिकली मैं जो हूँ तो एक फिटनेस कोच हूँ जिसने सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनिंग का कोर्स किया है, डाइटिशियन का कोर्स किया है, एक खुद का जिम सेटअप किया है, फंक्शनल ट्रेनिंग का कोच हूँ। ओके, साथ ही साथ मैं फिटनेस मॉडलिंग में हूँ। मैं काफ़ी सारी ब्रांड्स को जो है तो कोलैबोरेट करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं एक मुदस्सिर पटेल के अंदर, जो बेसिकली मुझे बताती थी बचपन से कि मुझे क्या बनना है और मैं उस वे में हूँ। तो बेसिकली जो मैं चाहता था वो मैं हूँ आज। So मुदस्सिर, अब एक फ्लैशबैक सीन में चलते हैं एंड आपकी कहानी एकदम बचपन से चालू करेंगे कि आप कहाँ पे पले बड़े हैं एंड वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बेसिकली मैं जहाँ रहता था वो बहुत छोटा सा एक देहात, एक गांव है जिसको खेड़ा गांव कहते हैं। तो वहाँ पर मेरे मम्मी पापा को जब मैं आया उनके सामने लाइफ में एक सबसे पहली खुशी, क्योंकि मैं उनकी पहली औलाद हूँ, तो जो उनकी लाइफ में खुशी आई वो एक अधूरी सी खुशी थी। क्योंकि जिस वक्त मैं पैदा हुआ उस वक्त मैं 7 मंथ में यानी प्री मेच्योर बर्थ में आ गया था और वो सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें थी। उस वक्त उस गांव में हॉस्पिटल की कोई फैसिलिटी नहीं थी और मैं घर ही पे पैदा हुआ और जो मुझे डिलीवर किया वो मेरे दादी ने ही किया। तभी मेरे साथ में ऐसे हुआ कि मैं पैदा होते से ना मैं चीखा, ना रोया, ना मैंने कोई मूवमेंट की। तो घर वालों को लगा कि शायद ये मरा हुआ है और कुछ गड़बड़ हुई है प्रेगनेंसी में। तो वो समझकर मुझे आधा घंटा मेरे ऊपर मातम किया गया कि बच्चा हुआ लेकिन मरा हुआ है। तो उस हिसाब से घर वालों को एक्सपेक्टेशन तो वहीं पे फिनिश हो गई थी, लेकिन कुछ देर बाद मैंने कुछ मूवमेंट्स करने स्टार्ट किए और दादी ने वो जो मैं था मुझे उठा करके सीने से लगाया और तब कहा कि ये है लेकिन पता नहीं अभी इसकी लाइफ कैसे रहेंगी आगे, क्या रहेंगे। क्योंकि ये जो प्री मेच्योर बर्थ है, सारे डॉक्टर्स भी आज कहते हैं कि इनका कोई यानी प्रॉपर ऐसा नहीं है कि जी भी पाएंगे या नहीं, इनका फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ कैसा रहेगा ये नहीं बता सकते। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई, जब फिर घर वालों को वहीं से मेरी फिक्र लग चुकी थी कि ये इस कंडीशन में पैदा हुआ तो आगे अब मेरे साथ में निमोनिया, डायरिया, मलेरिया ऐसी छोटी छोटी बीमारियों से लेकर के मैं हमेशा बीमारियों में जूझता रह रहा था। सो भैया, आपने बोला जैसे कि आप एक छोटे से गांव से हैं, तो आपने ये बीमारियों का इलाज कराया कैसे? मतलब जैसे कि सभी को पता था मैं बीमार रहता हूँ घर में, दिन यानी हमेशा ऐसा ही होता है मेरे साथ। तो ये चीज को लेकर के सब घरेलू इलाज चल रहे थे, बट एक बार किसी ने सजेस्ट किया कि मुझे डॉक्टर तथ्य है जो स्पेशलाइजेशन है इनका इसके अंदर में, तो वो जाकर के उनसे बात कीजिए। तो जब जाकर के उनको बताया तो मुझे ट्यूबरकुलोसिस डिटेक्ट हुआ, यानी टीबी डिटेक्ट हुआ। तभी जाकर के मुझे सारी मेडिसिन और ये सारी चीजें, बहुत सारी मेडिसिन, हर वीक हर मंथ मुझे जाना और उनको चेकअप करवाना। और जिस दिन मैं उनके पास पहली बार गया था, देन मेरा वेट था 25 केजीज, ओनली 25 केजीज, जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था। और वहां जाने के बाद में डॉक्टर्स ने सारे ट्रीटमेंट स्टार्ट किए और कहने लगे कि 21 मंथ मुझे ट्रीटमेंट जैसे लिखा है एज इट इज फॉलो करना होगा, एक मेडिसिन का भी टाइम मुझे मिस नहीं करना होगा। अगर वो ऐसे होता है तो उनका ट्रीटमेंट पैटर्न वो जान नहीं पाएंगे कि आगे क्या करना है। तो जो मेडिकल फील्ड से है वो लोग जानते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट कितना
लेंदी होता है और कितना सिंसियरली इसको करना होता है, तो वैसे ही मॉम ने सब कुछ मेरा ट्रीटमेंट वैसे करवाया। तो सर जैसे बचपन में बीमारियों से बाहर निकलना, उनको ओवरकम करना एक चैलेंजिंग टास्क है। तो आपने जो अपना फिटनेस या बॉडी बिल्डिंग का जो करियर है वो कैसे स्टार्ट किया? जैसे कि आपको बताया कि मैं छोटे से देहात में रह रहा था, तो वहाँ पर ही एक प्रवीण सोनार जिनका नाम था, वो काफ़ी उम्र में मुझसे 10-12 साल बड़े थे, बट वो एक दिन मेरे पास में, यानी वो मेरे साथ में ही रहते थे। उनका मेंटल हेल्थ थोड़ा सा कमज़ोर था। आज मैं उनसे टच में नहीं हूँ, पता नहीं वो कहाँ पर है। बट वो अच्छा सिलाई अच्छा। मशीन उनके पापा का काम था और वो मेरे घर पे रहा करते थे, मेरे साथ खेला हम्म। करते थे। तो आप समझ सकते हो वो मेरे दोस्त की तरह थे। एक दिन उन्होंने एक मैगज़ीन उठाकर लाई और वो मैगज़ीन मुझे हम्म। बताई कि ये मैगज़ीन जो है, इसमें एक बॉडीगार्ड है, यानी वो बॉडी बिल्डर नहीं बोल पाए उस वक़्त। उन्होंने मुझे बताया, मुझे अच्छा याद है कि मैं अच्छा अच्छा। जब सेकंड स्टैंडर्ड में था, तब बताया कि ये बॉडीगार्ड है, तुझे ऐसे ही बनना है आगे जा कर के। और वो चीज़ ने देखकर मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। ये वो पिक्चर मुझे आज तक हम्म। याद है कि मैगज़ीन में मैंने वो फ़ोटो देखा था और मुझे वो चीज़ इंस्पायर कर रही थी। उसी दिन से हम्म। मेरी थिंकिंग ऑफ प्रोसेस और किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया उसी तरीके से हो गया है। मैं अट्रैक्ट हो रहा था अच्छी पर्सनैलिटी वाले लोगों से। तो पापा का जैसे मेहनतकश बदन था और मैं उनको देख कर के बहुत खुश होता था, तो वैसे ही मैं उनको देख कर के इंस्पायर होने लगा कि मैं ऐसे ही फिट रहूँगा। बट ये सारी चीज़ें जब चल रही थी, तो पापा को एक चीज़ क्लिक हुई कि उनको लगा कि इसने एक्सरसाइज करनी चाहिए, तब जाकर ये शायद इम्यूनिटी सिस्टम इसका अच्छा होगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि एरिया में जो जिम है, आप वहाँ जाओ और देखो, क्योंकि उनको टाइम नहीं होता था कि वो मेरे साथ में आएँगे। उनका काफ़ी बिज़ी शेड्यूल रहता था। तो मुझे कहा कि भई जाकर के देख कर आओ, जो एरिया में जिम है वहाँ पे एडमिशन करवा लो और वहाँ से स्टार्ट करो। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि जो मैंने मैगज़ीन देखी थी, वो सपना जो मेरे दिमाग में था, अब शायद वो पूरा हो सकता है। तो मैं उसी तरीके से उस जिम पे गया और उस जिम के जो रिएक्टर थे, जो उस जिम पे देखा करते थे, पहले पर्सनल ट्रेनिंग जैसा कोई सीन नहीं था। ये 2002 की बात कर रहा हूँ मैं। तभी मैं उस जिम में जाकर के खड़ा हो गया और उन्हें बताया कि मुझे एडमिशन करना है। तो उन्होंने मेरी मज़ाक करना शुरू कर दिया और जिम में काफ़ी सारे बिल्डर्स वगैरह सारी चीज़ें थी। एक ही रिएक्टर था जो जिम में ध्यान दिया करता था और सर अपना-अपना वर्कआउट किया करते थे। उसने मेरे शर्ट के ऊपर की 2 बटन्स खोलने लगाई और देखा, वो बोला ये 1, 2, 3, ये तो सारी हड्डियाँ स्टेयर्स की तरह दिख रही है। तू अगर इधर वर्कआउट कर रहा है, ऐसे किया तो टूट जाएँगे। तो मैं तुझे अलाउ नहीं करूँगा। तुम घर जाओ और अपने मम्मी-पापा को बोलो कि आप वर्कआउट नहीं कर सकते हो। मैं बोला मैं कर लूँगा, मैं अरे वाह। आराम-आराम से करूँगा। वो बोलने लगे कि नहीं, तुम्हें हम अलाउ नहीं कर सकते। तो उन्होंने मुझे एक एक्सक्यूज़ दिया कि हम आपको 18 इयर्स के बाद में ही अलाउ करेंगे। आप अपना 18 इयर्स कंप्लीट करो और फिर आकर के जिम में बता देना, हम आपको तब एडमिशन दे देंगे। तो मैं बहुत मायूसी से घर गया और पापा ने खुद से पूछा, मैंने बताया नहीं कि मैं जाकर आया था। पापा ने 2-3 दिन बाद पूछा कि तू गया था, वहाँ पे जिम लगाई? मैं बोलने लगा फिर कि पापा वो लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं, मैं शायद उनके जिम में फिट नहीं होता हूँ, मैं दुबला-पतला हूँ बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने बोला चल ठीक है, कोई बात नहीं, कल के दिन हम लोग एक स्पोर्ट्स शॉप पे जाकर तेरे लिए कुछ चीज़ें लेकर आएँगे। तो मैंने कुछ पापा के साथ में जो 2 डंबल्स हैं, वो पापा ने दिलाया और पापा वहाँ से चल पड़े और बोलने लगे, पापा ने मुझे इंस्पायर किया, ये 2 डंबल ले और घर जा इनको लेकर के, मजबूत आदमी की जी। तरह। तो मैं वो लेकर के जाने लगा, लेकिन कुछ 500 मीटर का डिस्टेंस होगा मेरा और स्पोर्ट्स शॉप का, घर का। तो मैं उसको 3 से 4 दफ़ा बीच में रख-रख कर लेकर गया। मुझसे वो 5 पाउंड के डंबल भी उठाए नहीं जा रहे थे। हाँ, वही हाँ। चीज़ फिर मैं जाकर के घर पे एक्सरसाइज करने लगा। एरिया का एक लड़का था, उसको बुलाया कि भाई तू जिम जाता है तो मुझे कुछ चीज़ें बता दे, तो मैं ऐसे करूँ। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें उससे सीखी और मैं करने लगा। बट आया फिर से सीन कि एग्ज़ाम्स और ये सारी चीज़ें, तो मम्मी ने किया स्ट्रिक्ट कि अभी ये सारी चीज़ें साइड रखो, पढ़ाई करो, पहले पढ़ाई करके ये करेंगे। बट मेरे दिल में तो वो जो डंबल है, हाथ में नहीं, मेरे दिमाग में फ़ीड हो चुके थे। वो फिट हो चुके थे और मैं पढ़ाई के साथ-साथ मैं डेली उस जगह से जाया आया करता था जो जिम में मुझे मना कर दिया था लेने के लिए, और उस जिम में मैं बहाने से घुस जाया करता था कि भैया मुझे एक बार आने दो, मैं सिर्फ़ फ़ोटोज़ देखूँगा जिम में जो फ़ोटोज़ लगे हैं। तो मैं जाकर के खड़ा होता था, हाथ बाँध कर, वो बोलता था हाथ बाँध कर खड़ा रहना, अगर हाथ खोला तो उसी वक़्त बाहर निकल जाना। तो मैं हाथ बाँध करके खड़ा होता था और जिम में पोस्टर्स देखता था, काफ़ी सारे जो लड़के करते थे वर्कआउट, उनका बिल्ड देखकर अपने आप को जोश लाता था और फिर जाकर ये मेरा प्री वर्कआउट होता था। मैं मोटिवेट होता था जिम में जाकर और घर जाकर फिर मैं वर्कआउट किया करता था।
तो इस तरीके से उन लोगों ने मुझे जिम से निकाला और मैं जिम के लिए रेडी हो रहा था कि मेरा वो 18 इयर्स कब फिनिश होगा और मैं आकर के जिम में खड़ा रहूंगा। तो इस तरीके से जब मैं 18 इयर्स का हो भी गया और जब मैं 42 केजीज का था, जब मैं 18 इयर्स का हुआ तो मैं 42 केजीज का था और जिम में जाकर के मैं खड़ा हो गया कि भैया आप तो 18 इयर्स हो गए, आप ले लीजिए। तो मेरी सिफारिश की, जो मेरे स्कूल में छोड़ने के लिए जो मेरे रिक्शा ड्राइवर, जो रिक्शा अंकल थे, वो मुझे उन्होंने कहा कि मैं इसका ध्यान रखूंगा, आप इसका एडमिशन ले लो। और तब उन्होंने मेरा एडमिशन लिया और सिर्फ 3 महीने मैंने वर्कआउट किया और 3 महीने के बाद मैं फर्स्ट बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलने के लिए भी चला गया। तो सर 3 महीने के बाद ही आपने अपना पहला कंपटीशन खेला। तो सर इंडियन सोसाइटी में ये होता है कि पढ़ाई लिखाई करो एंड ये सब चीज़ें बाद में करना, तो आपके घर में भी क्या ऐसा ही माहौल था? पापा ने एक चीज क्लियर की कि तुझे अगर कॉम्पिटिशन्स खेलने हैं खेल, लेकिन मैंने तुझे जिम इसके लिए ज्वाइन करवाई ताकि तू हेल्दी रहे, ठीक है? तो तू इस शौक को पढ़ाई से ऊपर मत लाना। पापा ने बता दिया था, क्लियरली बता दिया था कि पढ़ाई से ऊपर मत लाना। और था ऐसे कि अब जब मुझे शौक चढ़ चुका था तो हाफ स्लीव्स पहनना और अकड़ के चलना, क्योंकि मैं बहुत टाइम से झुककर चल रहा था तो अब मैं अकड़ कर चलने लगा और ये चीज सारी नोटिस हो रही थी। कोई रिलेटिव्स थे वो लोग हंसते थे, सभी लोग हंस रहे थे और मैं मजे ले रहा था कि ये लोग मुझ पे हंस तो रहे लेकिन एक दिन ये मुझे याद करेंगे, ये अपनी फिटनेस के लिए मुझे पूछेंगे एक दिन जरूर। एक मेरे भाई थे जो सबसे पहली मेरी इंस्पिरेशन इसके बाद में आए कि जिनकी तरह मुझे बनना था। वो आज मेरी ही सिटी में एक गोल्ड जिम में जो है तो वो मैनेजर है। तो उन्होंने मुझे एक जगह पे एक कहीं फंक्शन में देखा कि तू काफी टी शर्ट्स पहन रहा है ऐसे टाइट टाइट से, तो क्या तुझे जिम विम जाने का शौक चढ़ा है? मैंने बताया कि हाँ। और वो उस वक्त पूना में कोंडवा एक एरिया है, वहां पर जिम में इंस्ट्रक्टर थे। तो उन्होंने बताया कि ठीक है, तो गोल्डन चांस है, अभी मुझे भी ट्रेनिंग आती है तो मैं तुझे ट्रेन करूंगा आज से, और मुझे भी अपने फैमिली में कोई बंदा ऐसा मिला नहीं जिसको ये शौक है। तो उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया और उस वक्त सिर्फ जीमेल था जिस पर वो मुझे प्लान बना करके सेंड किया करते थे, और वो मेल आईडी भी किसी दूसरे भाई का था, मेरा मेल आईडी भी नहीं था, यूट्यूब नहीं था, कुछ नहीं था। उन्होंने उस वक्त पूना से मुझे एक एक ब्रांड है जो बहुत रन होता है, मैं उसका नाम नहीं ले सकता हूँ अभी, तो वो ब्रांड का एक गेनर मुझे लेकर के सेंड किया और मैं वो खाने लगा। तो पापा को दिखा कि ये यूज कर रहा है और इसकी वजह से ये थोड़ा सा बल्क होने लगा है। पापा ने न्यूज में, उस वक्त नया नया कुछ सप्लीमेंट्स आने लगे थे इंडियन इंडस्ट्री में, तो वहाँ टीवी में, टेलीविजन में, आपको बताइए मीडिया में किस तरीके से एग्जैजरेटेड चीजें बताई जाती है। तो बताया कि एक लड़का है जिसने ये सप्लीमेंट खाया तो उसकी लेग की जो बोन है वो बिल्कुल पानी जैसे गल गई है, डिस्प्यूट हो गई है। और वो बस उसके बाद में पापा चिढ़ गए, उठाया वो मेरा सप्लीमेंट का कंटेनर, बेसिक में किया उसको उल्टा और पानी स्टार्ट कर दिया, टैप स्टार्ट कर कर जो बोले कि ये अभी आगे से आपने नहीं लेना है, आप सिर्फ वर्कआउट करो, खाने के लिए काजू बादाम चाहिए मैं बोरा भर के लाकर रखूंगा, बट आप ये चीज नहीं करोगे। सर आपने ये सप्लीमेंट की कमी पूरी कैसे करी? ऐसे था कि मेरे जो स्कूल के फ्रेंड्स थे वो काफी, यानी मैंने आपको बताया, वो मुझे मॉरल सपोर्ट दिया करते थे। तो बोलने लगे कि भाई तुझे क्या जरूरत पड़ गई जो तू ये सारी चीजें काम करने लगा और पैसे चाहिए, तेरे घर पे सब कुछ है, आराम कर, खा, तू वैसे मत कर, काम करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मैंने कहा कि मुझे सप्लीमेंट्स खरीदने हैं, इसके लिए मुझे अर्न करना ही पड़ेगा। तो वो लोग हंसने लगे, भाई कि तू सप्लीमेंट के लिए पागल हो गया, बॉडी बनाने के लिए पागल हो गया है, टाइम बाद में कर लेना। मैं बोला नहीं, करना तो है तो अभी ही करूंगा। तो सर आपने जब काम करना चालू किया था तो आपका वही पहला जॉब क्या था? काम स्टार्ट हो गया, यूनिनॉर जो कंपनी थी, मैं उसके पोस्टर जो है, जो ग्रोसरी शॉप्स होती है, किराना शॉप्स होती है, वहां पर जाकर मैं स्टिक करने लगा। अभी मुझे वही जॉब मिली जो खाली थी, वही मिल गई और मैं सिर्फ देख रहा था कि मुझे 2700 रुपीज वहां से अर्न करने के लिए मिल रहा है, जिसमें से 2200 तो मेरे काम में आने वाले हैं। हाँ, बाकी का जो पैसा है मैं वो अगले मंथ के लिए सेव करूंगा। तो उस हिसाब से मैं खुशी खुशी अपना काम करने लगा। बट यानी मैं आपको बताया कि मैं कभी भी सोचा नहीं था लाइफ में कि मैं खुद कमाने लगूंगा या मैं किस तरीके से कमाऊंगा या क्या करूंगा, मुझे कुछ नहीं पता था। सिर्फ एक सप्लीमेंट को मुझे खरीदना था, उसके लिए मैंने स्टार्ट किया कमाना और उसमें मुझे मजा आने लगा कि खुद का पैसा क्या होता है। मुझे उस चीज ने सिखाया कि इंडिपेंडेंट कैसे बने, और फिर मुझे समझ में आने लग गया कि फैमिली पे पूरी तरीके से डिपेंड नहीं रहना चाहिए, खुद ने भी अर्न करना चाहिए।
और किस तरीके से मैं जो अब मेरा जो आगे का एक्सपेंडिचर्स है, मुझे जो आगे कोर्सेज करने हैं, जो एजुकेशन करना है, वो मैं अपने पैसों से करूंगा, बट वो सफिशिएंट नहीं था। तो मैं जितना कर पा रहा था, प्रायोरिटी मेरी थी कि मैं सप्लीमेंट्स ही खरीदूं, मेरा डाइट का पूरा करूं। और फिर मैंने ऐसे 1 डेढ़ साल निकाल दिया और मेरी जॉब में इंप्रूवमेंट भी हुई, मैं काफी दूसरे दूसरे जॉब ट्राई करने लगा, अर्न करने लगा। फिर जो है मेरे पास में सेविंग भी होने लगी, और मैं एक पीरियड पे ऐसे आके रुक गया कि अब मेरे पास में जो पैसा है, मैं उसका कुछ फिटनेस कोर्सेज करने चाहिए कि जो मुझे खुद से नॉलेज आए और अपग्रेड करूं अपने आप को। सर, तो आपका आज तक का सबसे मेजर अचीवमेंट क्या है एंड उसका क्रेडिट किस किस को जाता है? मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है जेराई क्लासिक प्रो, यानी प्रो जो होता है वो 7 नेशनल अवार्ड जो उस साल जीत चुके थे, उस साल जो 7 नेशनल अवार्ड जीत चुके थे, उनके बीच में एक बैटल था प्रो चैंपियनशिप, चैंपियन ऑफ चैंपियन। यानी उस कंपटीशन के लिए क्वालिफिकेशन ही ये थी कि आपको मिस्टर इंडिया होना जरूरी है, और मैं 2017 में मिस्टर इंडिया हो चुका था, तो मैं ऑलरेडी क्वालिफाइड हो चुका था उसके लिए। और मेरी तरह ही जो 7 मिस्टर इंडिया थे, 6 मिस्टर इंडिया जो थे नेशनल जीतने के लिए, 2016 तक मैं हारा। 2017 दिसंबर को जब मैं 15 दिसंबर को मैं जीता, उस टाइम के बाद में मेरे साथ कुछ लोग जुड़े 2018 तक, 2019 तक, ठीक है, 23 जुलाई तक वो लोग मेरे साथ जुड़े, और इतने जुड़े, झुंड में जुड़े, और उन लोगों को लग रहा था कि वो है तो मैं हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ देम मैं कर पा रहा हूं ये। और उनको ये गलत फहमी थी कि मैं कर पा रहा हूं क्योंकि वो है, और वो अचानक से मेरी लाइफ से अलग हो गए और लोगों को बोलने लगे अब इसका कुछ नहीं हो सकता, हम थे तो ये कर पा रहा था, हमने इसको सिखाया, हमने इसको ऐसे किया। और अचानक उससे बड़ी अचीवमेंट, मैंने बैक टू बैक 4 नेशनल अवार्ड्स फिर जीते। और जब मेरे साथ उनमें से कोई नहीं था जो मेरे दिल के पास में बहुत ज्यादा, मैं उनका नाम मेंशन करना चाहूंगा, महेश गावड़े जिनका नाम है, मुंबई से, वो मेरा बहुत खास दोस्त है, बहुत, यानी मेरे भाई से बढ़कर अगर मुझे बोला तो महेश गावड़े मुझे मेरे भाई से बढ़कर है। सेकंड में नाम लूंगा मिस्टर नईम शेख, वो बंदे को मैं इंडिया में किसी भी कॉर्नर पे हूँ, वो बोलूंगा फैमिली छोड़कर आप मेरे लिए आ जाएगा, सिर्फ इसलिए सर कि वो मेरा बैग और मुझे होल्ड करे मैं कंपटीशन पीरियड में, कि मुझे टैनिंग किस तरीके से करना है। वो इतना प्यारा दोस्त है कि यानी मुझे इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं होने देगा उस टाइम पे। थर्ड मेरा दोस्त है मिस्टर रेहान, जो मेरे साथ में मेरे घर से मुझे मेरा बैग पकड़ के लेके चलेगा, तो मेरी जीत कर आने की ट्रॉफी हाथ में लेकर तक, मेरे घर तक छोड़ने तक, वो मेरे गुस्से को टॉलरेट करता है। वो हंसेगा और बोलेगा बॉस आप डाइट पे हो, इसके लिए चिढ़ रहे हो, शांति। वो मुझे हंसाएगा जिस तरीके से आप करो। और उस लास्ट प्रेप मोड में मैं इतना इरिटेटेड होता हूँ, इतना, क्योंकि वहां कार्ब नहीं है, आपके पास में सोडियम नहीं है, आपकी बॉडी में कार्ब्स खा रहा होता हूँ, तो बहुत ज्यादा इरिटेट होता हूँ, तो गुस्सा बहुत बार बार आता है। तो सर, आप कॉम्पिटिशन्स के लिए कैसे ट्रेन करते हैं? कोई फिक्स्ड रूटीन है क्या? सी बेसिकली मेरा जो फील्ड है, जिस चीज के लिए मैं ट्रेन करता हूँ, तो वो है फिटनेस मॉडल और मेंस फिजिक एथलीट, ठीक है। तो ये सारी चीजें जैसे जो जो बंदा फिटनेस के लिए प्रेप करता है, जैसे आप हो, आपको फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करनी है, तो आपका शेड्यूल ऑफ डाइट, एक्सरसाइज एंड रेस्ट, ये सारी चीजें अलग रहेंगी। और इसका 100% उल्टा जो है, तो जो एथलीट्स होते हैं, मैं बेसिकली एथलीट्स बोलूंगा, तो एथलीट्स का सिचुएशन ही अलग होता है। उनके एक्सरसाइज पैटर्न्स चेंज होते हैं, उनके डाइट में फ्लक्चुएशंस होते हैं, उनको हर वक्त अपनी कंडीशन, लाइक अगर कोई ड्रॉ करता है कोई ड्राइंग, तो वो हर वक्त अपने हिसाब से चेंजेस करते जाता है उसमें, तो धीरे धीरे बिल्ड करता है, और फाइनल पिक्चर सामने उसका बाद में आता है। तो उसी तरीके से हम लोग कभी मोटे होते हैं, कभी अपने आप को कट डाउन करते हैं, तो कभी सॉल्ट कम करते हैं, तो कभी सॉल्ट बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से हमारा कोई फिक्स प्लान नहीं होता है कि क्या कर रहा है, बट मुझे एक फाइनल पिक्चर जो स्टेज पे अपना देखना है, उसके लिए मुझे पता होता है कि मुझे कैसे रेडी होना है। तो सर, आप जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसे कहते Yes, हैं, yes, yes. उसकी भी प्लानिंग करते हुए चलते हैं? मेरे पास में फूड स्केल है जिसमें मैं फूड रख करके खाता हूँ। यानी अगर मैंने मेरी वाइफ को बता दिया, मैं एक डाइट चार्ट मेरा रेडी करके और मेरे किचन में लगा देता हूँ कि ब्रोकली इतना ग्राम डालना है, चिकन इतना ग्राम डालना है, और राइस इतना ग्राम, तो वो सारा प्लेट मुझे रेडी करके देती है प्रॉपरली किस तरीके से बनाना है। इवन वो जब मुझसे जुड़ी थी तब वो ये चीजें नहीं जानती थी, आज वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड सारी चीजें वो जानती है। इवन मैं अगर बैठा हूँ, मैं बोलूंगा मुझे बीसीए बना कर दो, तो वो प्रॉपर शेकर में डाल करके बीसीए बनाकर ला कर देंगे। तो लास्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर हमारे व्यूअर्स जरूर जानना चाहेंगे, कि हाउ टू स्टे फिट, मतलब योर फिटनेस मंत्रा, आपका फिटनेस मंत्रा क्या है?
अगर किसी को भी फिट रहना है ना, तो लाइफ में सबसे पहले प्रायोरिटी, अगर इंसान ने प्रायोरिटी में इस चीज को, फिटनेस को लेकर आ गया ना, तो उसको किसी मंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उसके डाइट का टाइम हो गया कि मुझे 1 बजे खाना है, तो वॉट एवर, 1 बजे बाहर गर्लफ्रेंड खड़ी है, बॉयफ्रेंड खड़ा है, वॉट एवर कुछ भी हो, आप खाना खाकर ही वहां से हटोगे। अगर सिद्धार्थ का टाइम है कि मुझे 7 बजे जो है, तो मेरा प्रोटीन शेक लेना है या वॉट एवर मुझे थोड़ा सा स्नैक्स लेना है, तो वो इंटरव्यू चालू है या वॉट एवर कुछ भी हो, वो उस वक्त खाकर रहेगा। मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा। मैं जब एग्जाम पीरियड में होता था और एक्चुअल उसका जो टाइम होता था 2 से 3 के बीच में रहता था, और मेरा लंच भी होता था 2 बजे, तो मैं मेरा बैग जो है वो साइड में रखकर टीचर को बताया करता था, ये मेरा लंच बॉक्स है, मैं इसको अंदर लेकर जाऊंगा तभी मैं एग्जाम दे सकता हूँ। तो वो बोलते थे तू एग्जाम देने आया या खाने आया है, ये सारी चीजें मैनेज कर क्या। मैं बोलता था नहीं, ये मेरा शेड्यूल की चीज है और मैं इसको खाऊंगा, एग्जाम्स में ही खाऊंगा। मुझे एग्जाम्स उतना ही क्लियर करना है जितना मैं पास कर पाऊं, मुझे दूसरा कुछ नहीं करना है। तो मैं, मेरे क्लॉक जैसे ही टाइम होता था, मैं अपना टिफिन खोलता था और वो मील इस तरीके से प्रेप करके लाता था कि मैं उसको एक हाथ से खा सकूं, फोक या स्पून से। तो मैं वो खाता था और लिखता था। मैंने वो एग्जाम पीरियड में भी नहीं छोड़ा। सेकंड आपको एग्जांपल दूंगा, अगर मैं यहाँ से मुंबई से, जलगांव से मुंबई के लिए निकल रहा हूँ, तो मैं अगर ट्रेन में जर्नी कर रहा हूँ और मेरा ट्रेन मिस हो गया या मेरा ट्रेन लेट हो रहा है, तो मैं जो ट्रेन पहले आई है मैं उसमें बैठ जाऊं। अब वो ट्रेन में मुझे जगह ठीक से नहीं मिली, तो मैं जो खराब वाली जगह है सबसे ज्यादा डोर के पास, मैं वहां अगर खड़ा हूं और मेरा खाने का टाइम हो रहा है, मुझे स्मेल आ रही है गंदी वाली सी भी, कहीं से भी, बट मेरा खाने का टाइम है तो मैं खाकर रहूंगा। और इसी के साथ हम इस इंटरव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। मैं मुदस्सिर जी और हमारी ऑडियंस को अपना टाइम देने के लिए थैंक्स बोलना चाहूँगा। Thank you everyone. Take care and stay tuned with Unsung Beast for more content.